हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। इसमें मैंने 3 सीरीज तक करवा दिया है, जिसमें कि 3rd वीडियो मैंने अपलोड कर चुका था। उसके बाद कुछ दिनों तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन अब फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आपकी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मांग में कौन सा तत्व निहित होता है? इसका इंग्लिश थोड़ा बहुत मैं बताते चलता हूं, जिससे कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको दिक्कत ना हो सके, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द, समय कम होने के कारण मैं केवल हिंदी में ही आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा। वैसे मैं लास्ट में एग्जाम से 3 दिन पहले, मतलब कि जब आपका सब फाइनल पेपर, ऑनर्स पेपर का एग्जाम हो जाएगा, उसके कल होके मैं सब्सिडरी पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दूंगा। सारा एक सीरीज लगभग 100 क्वेश्चन के लगभग, दोनों इकोनॉमिक्स में भी और मैनेजमेंट में भी, जिससे कि आपको क्या होगा, सारा एक बार गो थ्रू हो जाएगा और आप उस बेस पे अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स परफॉर्म कर पाए और आपको थोड़ा भी चीटिंग वगैरह करने की जरूरत ना हो। तो बच्चों, चलिए आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। मांग में कौन सा तत्व निहित होता है? व्हिच एलिमेंट्स अवेलेबल इन डिमांड? वस्तु की इच्छा, डिजायर ऑफ प्रोडक्ट, एक निश्चित मूल्य, अ फिक्स प्राइस, साधन व्यय करने की तत्परता, जो हमारा रिसोर्सेज होता है उसको एक्सपेंस करने का जो तत्परता होता है वो, और डी इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मांग तभी होगा जब हम वस्तु की इच्छा होगी, एक फिक्स प्राइस होता है। मांग की परिभाषा के अंतर्गत हम ये कहते हैं सभी परिस्थितियों के समान रहने पर जब वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है तो लोग उसका डिमांड करते हैं, तो वो मांग कहलाता है। तो यहां पे हमारा जो तीनों ऑप्शन होगा, ए, बी एंड सी, तीनों हमारा सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब बच्चों हम आते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन पे। मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। जो हमारा मांग वक्र होता है, क्या कहते हैं इसको, डिमांड कर्व होता है, उसका जो स्लोप होता है, डिमांड कर्व स्लोप जनरली सोच बाएं से दाएं ऊपर की ओर, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, बाएं से दाएं नीचे की ओर, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, सीधी रेखा में हॉरिजेंट, सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन, लंबवत हॉरिजेंटल। देखिए बच्चों, तो यहां पे हमारा जो मांग वक्र का ढाल होता है, डिमांड कर्व का जो ढाल होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी होती है। क्या? बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब बच्चों हम आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है निम्न में से किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? यहां पे हमें 3 तरह की वस्तुएं दी गई है। अब पहला बस ऑप्शन में है अनिवार्य वस्तु, जो कि हमें जरूरत है, जिसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। आरामदायक वस्तु, जैसे कि मान लीजिए इस ठंड में आपका स्वेटर से भी काम चल सकता है, लेकिन आप जैकेट पहनते हैं, तो क्या वो आरामदायक हुआ, रिलैक्स। जब आपकी अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तब आप आरामदायक वस्तु की तरफ चलते हैं। दूसरा है विलासिता वस्तु, देखते हैं कि गांव घर में या शहर में भी कि बगल वाले के पास कार है तो हमारे पास भी कार क्यों ना। जो हम विलासिता करते हैं वो करते हैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, वैसी वस्तुएं आती हैं विलासिता वस्तुएं। तो देखिए बच्चों, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है, निम्न में से किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? मान लीजिए अब नमक है, इसका मूल्य में कमी हो जाएगी, तो क्या नमक आप 4 किलो खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे। हमारी जितनी जरूरत होगी उसी के अनुसार से हम खरीदेंगे, क्योंकि एक ये भी टर्म यहाँ पे काम करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और उसी रिसोर्सेज से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चलिए बच्चों, अब 4th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, 3rd का। 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन कौन से हैं? पहला है, इसका इंग्लिश में बता दूं, व्हिच एलिमेंट्स अफेक्ट द डिमांड। डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला प्राइस, कीमत,
दूसरा आय में परिवर्तन, चेंजेज इन इनकम। तीसरा उपभोक्ता की रुचि, प्रेफरेंस, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। डी उपयुक्त सभी। देखिए बच्चों, अगर आपके वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसका कीमत बहुत ज्यादा है और उसका कीमत कम हो गया, तो क्या उसका मांग में परिवर्तन हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी सिंपल सा उदाहरण है अभी प्याज का, अगर प्याज की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो लोग उसका डिमांड कम कर देते हैं, सोचते हैं थोड़ा कम करके ही खा ले। दूसरा आय में परिवर्तन, मान लीजिए आज आपकी आय 100 रुपया है, कल आपकी आय 150 रुपया होगी, तो आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे और वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। उपभोक्ता की रुचि, अगर बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप देखते हैं उनके पास पैसे हो या ना हो, वो एक ही ब्रांड की चीज चाहे वो कर्ज लेके खरीदना पड़े वही करते हैं। वैसे उपभोक्ता की रुचि के कारण भी डिमांड में परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाती है कहलाती है पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं और इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, स्थानापन्न वस्तुएं। क्यों होगा स्थानापन्न वस्तुएं? इसका एक कारण है। स्थानापन्न वस्तुएं, इसमें क्या होता है कि जब एक वस्तु के मांग में वृद्धि हो जाने से दूसरे वस्तु का हम डिमांड कर लेते हैं। जब जैसे कि मान लीजिए चाय के जगह आप कॉफी भी पी सकते हैं, तो क्या किए ना, एक वस्तु के बदले दूसरे का प्रयोग। पहले आप चाय का प्रयोग करते थे, अब दूसरे का प्रयोग करते रहे हैं, कॉफी का कर रहे थे। पूरक वस्तुएं में वैसे वस्तुएं आती है जिनमें कि क्या होता है, वस्तुएं का, जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका पूरक वस्तु क्या होगा? मोटरसाइकिल का पूरक वस्तु पेट्रोल होगा, बिना पेट्रोल के वो चल नहीं सकती है। समझ गया? इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मांग का नियम है गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका इंग्लिश बता दें, लॉ ऑफ डिमांड इज गुणात्मक, क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी को बताता है, और बी मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। अब हम आप बताइए कि ये कौन सा कथन है? मांग का नियम जो है वो क्वालिटेटिव कथन है, गुणात्मक कथन है। चलिए बच्चों अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? हमारा जो मांग फलन है उसमें से नीचे में से जो समीकरण दिया हुआ, एक है पी एक्स, एक है डी एक्स इक्वल टू पी एक्स, और एक है डी एक्स इक्वल टू एफ सी पी एक्स। इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, यहां पे एफ ब्रैकेट पी एक्स होगा। अब यहां पे मैं आपको मांग फलन डी एन से हम इसको डिनोट करते हैं। वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है वो डिटरमाइन होता है, वो कैसे होता है? इसको एफ इंटू पी एक्स कॉमा पी वन इंटू पी एन माइनस वन वाई टी, जहां की क्या होता है, डी एक्स इक्वल टू होता है वस्तु की मांग, पी एक्स इक्वल टू होता है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स, और P1 से P9 इक्वल टू होता है संबंधित वस्तु जो रिलेटिव गुड्स होते हैं उनकी प्राइस, और Y इक्वल टू होता है उपभोक्ता की आय, और T इक्वल टू होता है उपभोक्ता की रुचियां, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और E इक्वल टू होता है उपभोक्ताओं की आशाएं, जो आशा करता है उपभोक्ता किससे आशा करेगा कि मार्केटर से कौन सा वस्तु मार्केट में लाएगा। समझ गए? तो यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी एक्स इक्वल टू एफ इंटू पी एक्स। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, एक मिनट। जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। जब एक वस्तु है x, मान लीजिए, एक मिनट, जब एक वस्तु है x और दूसरा वस्तु का मांग में उसका कीमत में जो परिवर्तन होता है वो y वस्तु के मांग में को प्रभावित करता है, तो यह कैसा मांग होता है? तो ये जो हमारा मांग होता है ये हमारा कीमत मांग भी हो सकता है, आय मांग भी हो सकता है, और तिरछी मांग भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब है हमारा सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है सीधे संबंध को, धनात्मक संबंध को, विपरीत संबंध को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, यहां पर होगा विपरीत संबंध को। वस्तुओं का मांग का नियम और कीमत जो है क्या होता है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो क्या है, उल्टा रिलेशनशिप है, विपरीत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। मांग में कमी निम्नलिखित कारण से होता है। आय में कमी,
मतलब मांग में जो कमी हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है मांग, तो किस कारण से करता है? पहला होगा आय में कमी, दूसरा क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ताओं की रुचि में कमी। तो ये तीनों का तीनों होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में, तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे 7 से 8 रात के आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं समझाने का कोशिश करूंगा अगर फ्री रहूंगा तो, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चारों का चारों आंसर होगा। यहां ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन से आगे बढ़ रहा हूं। अब है कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने के से चाय की मांग। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि कॉफी का अगर प्राइस बढ़ जा रहा है तो आप क्या करते हैं? चाय पीना शुरू कर देते हैं। तो जब चाय पीना शुरू कर देते हैं तो उसका मांग क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब है 12 नंबर क्वेश्चन का, मांग का संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ऑप्शन नंबर बी, कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है। कीमत स्थिर रहती है, मांग घटती है। कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। मांग का संकुचन, अब यहां से आप डिफिनीशन अगर मांग के संकुचन के बारे में भी जानते होंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पे जो ए है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, तो वो मांग का संकुचन कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब है मांग के विस्तार की स्थिति में मांग वक्र नहीं बदलता है, मांग वक्र बदलता है। ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जब मांग का विस्तार होता है तो हमारे मांग वक्र पे तो प्रभाव पड़ता है, इसलिए मांग वक्र नहीं बदलता है। मांग की विस्तार की स्थिति में मांग वक्र नहीं बदलता है। मांग का जब डेविएशन होता है तब मांग वक्र बदलता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, और डिमांड चैप्टर से जो सिंपली है लॉ ऑफ डिमांड, उससे ये लास्ट क्वेश्चन है। मांग वक्र का संचलन के कारण है मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, सी ए बी दोनों। तो मांग में संचलन जो मूवमेंट होता है मांग वक्र का, डिमांड कर्व का, तो उसमें दोनों कारण है। ऑप्शन नंबर ए बी, मांग में विस्तार भी होता है और मांग में संकुचन भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब हम आते हैं मांग की लोच, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिमांड। इस चैप्टर में आपका मांग का लोच है गुणात्मक कथन, बी मात्रात्मक कथन। अब जो हमारा मांग का लोच है वो कैसा कथन है? इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मांग का नियम जो था वो कैसा कथन था? गुणात्मक कथन था। तो मांग की लोच जो है वो मात्रा को बताती है कि मांग घटता है या बढ़ती है। तो यहां पे मात्रात्मक कथन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब है हमारा मांग की लोच, तो देख लिए कि गुना मात्रात्मक कथन है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। जो मांग है उसमें अनुपातिक परिवर्तन जो होता है वो बाई कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बटा मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो मांग की लोच होता है उसका फॉर्मूला होता है मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिफिन वस्तुओं के कीमत मांग की लोच होती है। कीमत मांग की लोच होती है गिफिन वस्तुओं के संबंध में। गिफिन वस्तु वैसे वस्तुओं को कहते हैं जो घटिया किस्म के वस्तु होते हैं, जिनका प्राइस घटने पर भी उनका डिमांड नहीं बढ़ता है। तो ऐसे वस्तुओं के कथन में कीमत मांग की लोच धनात्मक होती है। इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है? इकाई से कम मांग की लोच को कौन व्यक्त करता है? आरामदायक वस्तु व्यक्त करता है, विलासिता वस्तु व्यक्त करता है, या आवश्यक वस्तु व्यक्त करता है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो देखिए बच्चों, मांग की जो लोच है उसको जो व्यक्त करता है वो आवश्यक वस्तु व्यक्त करता है कीमत से कम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माप की लोच की निम्नलिखित में से विधि द्वारा होती है। मांग की लोच जो है उसको बहुत सारे विधि द्वारा की उसका कैलकुलेशन किया जाता है, उसको मापा जाता है। उसमें से पहला है कुल व्यय रीति, प्रतिशत अनुपातिक रीति, बिंदु रीति, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये तीनों रीति के द्वारा, तीनों मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं? मांग की लोच को मापते हैं। अब है हमारा ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। यहां पर 4 इक्वेशन दिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी इन, ये अनुपातिक परिवर्तन कम होता है प्राइस के अनुपातिक परिवर्तन से।
तो यहाँ पे हम सीधा आपको बता देते हैं आंसर, क्योंकि समझाने में बहुत दिक्कत होगी, ये फंडामेंटल टर्म है, इसलिए आप अगर समझना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स का जब वीडियो डालूंगा तब उसमें आप देख सकते हैं। अभी आपको एग्जाम पास करना है, इसलिए जल्द से जल्द आप ये देखें और आगे बढ़ते रहें। ऑप्शन नंबर 6 का होगा कोई ऑप्शन नंबर ए, चेंजेस इन क्वांटिटी बाय चेंजेस इन प्राइस बाय प्राइस। समझ गया? अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच को मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? जो मांग की लोच है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मांग, डिमांड को मापने का जो प्रतिशत या अनुपातिक रीति है, उसको किसने प्रोपाउंड किया? तो ये हमारे प्रोपाउंड करने वाले थे मार्शल, फ्लक्स, हिक्स, इनमें से कोई नहीं। मांग की जो अनुपातिक रीति है उनका प्रतिपादन इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ने नहीं किया था। अब है हमारा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक हैं वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर। देखिए मांग में की लोच क्या है? जब वस्तु के में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच होती है। अब इसको परिवर्तन के कीमत स्तर में परिवर्तन होगा तो मांग की लोच होगी, वस्तु में परिवर्तन होगा, आय में परिवर्तन होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी। मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं? अब हमारा जो मांग का लोच है उसका कितना प्रकार होता है? तो देखिए बच्चों, मांग का लोच का 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। अब है हमारा आवश्यक वस्तुओं की मांग होती है, जो नेसेसरी आइटम है, गुड्स हैं, उसकी मांग कैसी होती है? शून्य, इकाई से अधिक, इकाई से कम, असीमित। तो क्वेश्चन नंबर डी का आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच शून्य होती है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत होती है समान, भिन्न भिन्न, क्या होगी? यह उसकी ढाल पर निर्भर करती है और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है ये आपको मैं होमवर्क के तौर पर देता हूं, इसको आप करके लाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 को भी आपको होमवर्क देते हैं। 13 क्या आपको एक बार बता दें, मांग की आरी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है श्रीमती जॉनसन को, मार्शल को, रॉबिट टिफेन को और स्ट्रिंगलर को। ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पर, और ये मांग की लोच की लास्ट 2 क्वेश्चन थे। चलिए अब हम आते हैं, 1 मिनट, मांग पूर्वानुमान, डिमांड फॉरकास्टिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मांग पूर्वानुमान होता क्या। आपको मैंने ऊपर में एक स्टार मार्क करके एक लाइन लिखा है, उसको देखिए। मांग पूर्वानुमान से आशय किसी निश्चित अवधि में वस्तु की संभावित मांग या संभावित विक्रय का अनुमान से है। मान लीजिए हम फोरकास्ट करते हैं कि हमारे अगले साल जो हमारी वस्तु है उसकी बिक्री इतनी होगी, तो वो क्या कहलाती है? मांग पूर्वानुमान कहलाती है। अब देखिए बारी बारी से हम इसका क्वेश्चन को देखते हैं। समय के आधार पर मांग पूर्वानुमान होते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड मांग डिमांड फोरकास्टिंग इज अल्पकालीन शॉर्ट पीरियड, दीर्घकालीन लॉन्ग पीरियड, और ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मांग पूर्वानुमान अल्पकालीन भी होता है और दीर्घकालीन भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इज राइट आंसर। अल्पकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य हैं उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्धारण, मूल्य नीति का निर्धारण, कच्चे माल की उपलब्धता। तो देखिए अल्पकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य में तीनों शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन, अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है वित्त की उपलब्धता, श्रम की नियमित पूर्ति, मशीनों का अनुकूल प्रयोग, इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा जो मांग होता है अल्पकालीन मांग, इनमें की आवश्यकता होती है वित्त की, शॉर्ट टर्म में कितना लगेगा इसकी उपलब्धता के लिए, श्रम कितना लगेगा, उसका नियमित पूर्ति होगी कि नहीं, मशीनों का अनुकूलतम प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम आते हैं अपना 4 नंबर क्वेश्चन पे। दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य हैं प्लांट क्षमता का नियोजन, दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाना, दीर्घकालीन मूल्य नीति का निर्धारण करना, इनमें से सभी। तो देखिए इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य हैं तीनों। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। मांग पूर्वानुमान के स्तर हैं समष्टि स्तर, औद्योगिक स्तर, फर्म स्तर।
तो मांग पूर्वानुमान के ये तीनों स्तर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। मैंने इसलिए तीनों स्तर का ऐसा क्वेश्चन बनाया कि मान लीजिए आपको कोई और भी आए और ऑप्शन में रहे तो उसे टिक कर सकते हैं। मांग पूर्वानुमान की विधि है, देखिए मांग पूर्वानुमान की गणना हम कैसे करते हैं, इसके कुछ विधियां हैं जो ऑप्शन में आपको मिलेंगे। अनुभव आधारित अनुमान पद्धति, सर्वेक्षण विधि और सांख्यिकी विधि, इन तीनों विधि के द्वारा हम मांग पूर्वानुमान की गणना करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी इज अ राइट आंसर। अब हमारा सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं क्रेताओं की इच्छाओं का सर्वेक्षण पद्धति, अंतिम उपभोग पद्धति, विक्रय में संलग्न सामूहिक राय पद्धति। तो देखिए बच्चों, इनमें ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। सांख्यिकी विधि में आती हैं अपनति प्रक्षेपण विधि, बैरोमेट्रिक विधि, अर्थमिति विधि, इनमें से सभी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। पूर्वानुमान का मुख्य आधार है पर्याप्त सूचना, वैज्ञानिक आधार, जानकारी और विपणन अंग। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी विपणन अंग मुख्य आधार है, क्योंकि मांग किसका होता है, विपणन सेक्टर जो मार्केटिंग सेक्टर होता है उसी से आता है। चलिए, मांग का अर्थ है दृष्टिकोण, अनिश्चित अवधि, प्रभावपूर्ण इच्छा। तो देखिए बच्चों, मांग का जो अर्थ है वो प्रभावपूर्ण इच्छा है, समझ गए। अब है एक 11 नंबर क्वेश्चन जिसे मैं होमवर्क के तौर पर आपको देता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मांग पूर्वानुमान विधि में पाई जानी चाहिए जटिलता, शुद्धता, विश्वसनीयता और अशुद्धता, इसको बताइएगा आप लोग। किसने कहा, किसके अनुसार विक्रय पूर्वानुमान का आशय भावी बाजारों में कंपनी के भाग का पूर्व निर्धारण है। ये जो डिफिनीशन है वो किसने दिया, तो ये डिफिनीशन जो है रेमंड बिलस ने दिया। कौन दिया, रेमंड बिलस। इसलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्रेताओं का सर्वेक्षण करने के लिए विधियां हैं, संगणना विधि, नमूना विधि। ये आपने देखा होगा अगर बुक पढ़े होंगे तो कि दो विधि से हम पहले सबको करते हैं या कुछ नमूना सैंपल के तौर पे लेके उसका हम सर्वेक्षण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बैरोमेट्रिक विधि के आर्थिक संकेतक हैं प्रमुख संकेतक, पीछे रहने वाले संकेतक, अनुरूप संकेतक और इनमें से सभी। तो देखिए बैरोमेट्रिक विधि के आर्थिक संकेतक ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छे पूर्वानुमान पद्धति के गुण हैं लोचशीलता, मितव्यता, शुद्धता। जो पूर्वानुमान पद्धति है उसमें लोचशीलता होना जरूरी है, मितव्यता कम खर्चीला होना चाहिए और शुद्धता एक्यूरेसी होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मांग पूर्वानुमान का महत्व है फर्म की स्थापना का आधार, उत्पादन नियोजन, वित्त नियोजन और इनमें से सभी। अब मांग पूर्वानुमान का आधार क्या है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मांग पूर्वानुमान का आधार फर्म की स्थापना का आधार भी है, उत्पादन नियोजन का आधार भी है, वित्त नियोजन का भी आधार है। अब इनमें से सभी आंसर होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, मांग पूर्वानुमान की सीमाएं, क्षमता विस्तार, बिक्री नियंत्रण, आंकड़ों का अभाव, इनमें से सभी। तो अगर आप यहां भी दिमाग लगाते हैं कि इनमें से सभी में टिक करके हम निकल जाएं, तो यहां पे गलती हो सकती है, क्योंकि मांग पूर्वानुमान की सीमाएं जो है वो आंकड़ों का अभाव है, ना कि क्षमता का विस्तार और बिक्री नियंत्रण। इसलिए ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। देखिए बच्चों, आज मैंने आपको इकोनॉमिक्स का डिमांड से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सके मैंने करवा दिया है। अब अगले वीडियो में आपको वेजेज, मजदूरी और रेंट वगैरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दूंगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसका उनका भी भला हो सके और एग्जाम में अच्छे नंबर से आप लोग पास कीजिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो को समाप्त करता हूं। टेक केयर, बाय बाय।